नमस्ते दोस्तों। आज हम किताब वसंत भाग 1 में से कक्षा छठी पाठ संख्या 1 वह चिड़िया जो पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो उत्तर है, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। 1, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। दूसरा, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। तीसरा है, वह बहती नदी का पानी पीती है। चौथा है, चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो आप ये वाली 4-5 पंक्तियाँ लिखकर कोई भी चिड़िया का जो नीले पंखों वाली है उसका चित्र बना सकते हो, जैसे कि नीलकंठ है। प्रश्न संख्या 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। शीर्षक होता है हेडिंग। जो शीर्षक है हमारा वो होगा हेडिंग। तो हम जैसे वह चिड़िया जो हमारा पाठ का शीर्षक पहले ही दिया हुआ है, उसके अतिरिक्त हम एक और शीर्षक दे सकते हैं नन्ही चिड़िया, और दे सकते हैं एक सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया, मतलब मेहनती चिड़िया। तो ऐसे हम कोई भी एक शीर्षक बता सकते हैं, एक हेडिंग बता सकते हैं, तो जो हमें अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो हमने कविता पढ़ी ही है, तो इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया झुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। ये नदी से भी बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे झुंडी के स्पेलिंग जय को छोटे की मात्रा, ऊपर बिंदी, रे को बड़ी की मात्रा, झुंडी, तो बिंदी रह गई है, तो आप डाल लीजिएगा। तो हमने कविता पढ़ी है। इस कविता में जो चिड़िया है उसको झुंडी के दाने अर्थात ज्वार के दाने, मतलब अनाज के दाने खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तथा नदी से भी इसको प्यार है, जंगल से भी इसको प्यार है। जंगल में जो एकांतवास है, एकांत है, ठीक है, तो विजन, तो उससे भी बहुत प्यार है। तो इसके अतिरिक्त उसको गीत गाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो जंगल में कंठ खोल के गीत गाती है। तो जंगल से उसे बहुत प्यार है। ये नदी से भी प्यार करती है। तो हमें 3 पद दिए गए हैं कविता में, तो तीनों पदों में से जो बातें आपको याद हैं कि कौन कौन सी बातें किस किस से वह प्यार करती है, तो वो सभी लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 4, आशय से स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। आशय से स्पष्ट करने का मतलब है इसका मतलब बताना। तो चिड़िया पहला ये दिया, रस उड़ेल कर गा लेती है, तो इसका उत्तर है, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर भी की मधुरता पर्यावरण में या वातावरण में रस घोल देती है। तो इस पद का मतलब है कि जो चिड़िया है वो जंगल में अकेली उड़ती फिरती रहती है और कंठ खोल के गाती है, तो और बिना किसी डर के और बिना किसी संकोच के उन्मुक्त भाव से, मतलब स्वतंत्र भाव से गाती रहती है। उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी है, सुरीली है, और उसके जो स्वर की मधुरता है, मिठास है, वो पर्यावरण में, वातावरण में रस घोल देती है। इसीलिए इस पंक्ति का मतलब है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। प्रश्न संख्या 4 का ही दूसरा पार्ट है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है।
ये जो पंक्ति है इसका आशय बताना है, इसका मतलब बताना है कि क्या कहना चाहते हैं। तो छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है, अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। तो हम जो अंतिम पद पढ़ते हैं कविता का कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, ठीक है, जल का मोती ले जाती है। तो उफनती नदी का मतलब है भरी हुई नदी जिसमें पानी बहुत ही भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। तो उसमें से जो पानी की बूंद है उसको वो चोंच से पानी की बूंद को चोंच से भर के ले जाती है। तो वो भरी हुई नदी से भी नहीं डरती। इसी के कारण कहा गया है कि वो बहुत ही बहादुर चिड़िया है और वो नदी के पानी से ही अपनी प्यास बुझाती है। तो इसीलिए वो जो पानी है वो एक मोती की तरह अमूल्य है, जो उसका मूल्य ही नहीं कोई है, बहुत अनमूल्य है, ठीक है। तो वो बहुत ही कीमती है पानी, तो इसीलिए उनको पानी को मोती के साथ तुलना की है। तो प्रश्न संख्या 5, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में, जाड़े कहते हैं सर्दी को, ठंड को, जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर या बड़ा पतरिंगा, तो इनमें से कोई एक पंछी, ये सभी के सभी नीले रंग के होते हैं, तो कोई एक पंछी होगा जिसकी बात वो कवि कर रहे हैं कविता में। तो अभी उन्होंने नाम नहीं बताया था, तो इसीलिए जो पक्षी विज्ञानी हैं सलीम अली, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारतीय पक्षी। तो उसमें तरह तरह के पक्षियों की बातें की गई हैं। कुछ ऐसे पक्षी भी दर्शाए गए हैं जिनको हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं हो। तो वो पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में हो सकती है या बाज़ार से भी मिल सकती है। तो उसे देखकर आप तरह तरह के पंछियों के बारे में जान सकते हैं। तो उन्हीं के आधार पे कह रहे हैं कि ये जो नाम दिए गए हैं पंछियों के, इन्हीं में से किसी एक पंछी के बारे में जो कवि हैं उन्होंने कविता लिखी है, चाहे वो नीलकंठ हो, छोटा किलकिला हो, कबूतर हो या बड़ा पतरिंगा हो। तो इसके उत्तर में इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है। तो ये जो नाम दिए गए थे उनमें से नीलकंठ था जो, ठीक है, जो नीलकंठ है, तो नीलकंठ को उन्होंने अपना कविता का आधार बनाया है। नीलकंठ के बारे में ये कविता लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो नीलकंठ है ये छोटी सी एक चिड़िया है जिसका रंग नीले रंग का है और इसकी आवाज़ भी बहुत ही मीठी होती है। तो इसलिए ये नीलकंठ के ऊपर ही कविता लिखी गई है। प्रश्न संख्या 6, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो ये जो कुछ नाम दे दिए पंछियों के, तो जैसे तोते का रंग होता है हरा, शरीर का और चोंच का लाल होता है, ऐसे ही बताना है कि ये जो पक्षी हैं, ये जो पंछी हैं, इनके जो रंग हैं, कौन से शरीर के किस अंग का रंग कैसा है, तो ये बताना है। तो आइए देखते हैं। उत्तर है मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं, उनकी टांगें हल्की लाल होती हैं। और दूसरा है कौवा, कौवे का पूरा शरीर काला होता है।
बतख सफ़ेद रंग का होता है। इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है। गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है। इसकी टांगें लाल होती हैं। तो ये जो पंछी हैं, मैना, कौवा, बतख और कबूतर, तो इनके नाम दिए गए हैं प्रश्न में ही। तो इनका रंग बताना है, इनके शरीर के किस किस अंग का रंग क्या क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इनका रंग है प्रश्न संख्या 7। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो हमने 3 बंद पढ़े हैं कि वह चिड़िया जो जो चोंच मार कर, है ना, तो दूध भरे झुंडी के दाने, यहाँ से शुरू होता है, और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरा है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यहाँ से शुरू होता है, और मुझे विजन से बहुत प्यार है। और तीसरा है वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यहाँ से शुरू होता है, और मुझे नदी से बहुत प्यार है, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमने देखा कि हर बंद है जो वह चिड़िया जो से शुरू हो रहा है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म हो रहा है। तो इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो, और कुछ मतलब जो पंक्ति हैं, कुछ बंद हैं, हमने नए बनाने होंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम बना सकते हैं, वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। तो ऐसे ही आप एक से अधिक भी पद हैं जो वो लिख सकते हैं, अपनी तरफ से कविता बना सकते हैं। अपनी समर्था के अनुसार, अपनी ज्ञान के अनुसार आप अपनी तरफ से कोई कविता लिखेंगे तो आप लिखने का अभ्यास करेंगे तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आप एक अच्छे कवि बन सकते हैं। तो ये प्रयास अवश्य करें। ये जो प्रश्न है ये हम किताब पर ही करेंगे, ये कॉपी पे नहीं करना है। तो यहाँ पे एक विशेषण कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, और विशेष्य कहते हैं वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दे दिए हमें प्रश्न में ही, तो जो आपकी किताब पर है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये रिक्त स्थान ही भरने हैं। तो जो यहाँ पे विशेष्य भरना होगा, तो आइए इसके विशेष्य लिखते हैं, लेकिन ये आपने किताब पे ही करना है, कॉपी पे नहीं करना है। तो यहाँ पे सुनहरे मोरों वाला बाग, तो पहली रिक्त स्थान में आ जाएगा सुनहरे मोरों वाला बाग। दूसरे में आ जाएगा हरे भरे पेड़ों वाला बाग। तीसरे में आ जाएगा पीले फूलों वाली क्यारी। चौथे में आ जाएगा महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। अधिक हंसने वाला बच्चा, घनी मूँछों वाला आदमी। तो ये वाला जो आपने किताब पर ही करना है, कॉपी पे नहीं करना है। तो ये करेंगे हम सिर्फ किताब पर। तो ये जो प्रश्न संख्या 9 है, ये भी हम किताब पे ही करेंगे। तो इसमें से ये जो कुछ शब्द वाक्य दिए गए हैं, इनमें से क्रिया विशेषण को ही रेखांकित करना है, मतलब अंडरलाइन करना है। तो आइए, तो पहला वाक्य उसमें से जल्दी जल्दी, दूसरे में लुढ़कती हुई, तीसरे में धीरे धीरे, चौथे में धप से, फुर्ती से, सहम कर, अचानक। तो इन वाक्यों में से ये वाले शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्रिया विशेषण शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं।